नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास में संवैधानिक विकास। इसके पहले आप देख चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, और इसी चार्टर एक्ट के बाद अब आपको देखना है 1858 का एक्ट और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1858 के एक्ट के समय कैसी परिस्थितियां थीं, 1858 का एक्ट कैसे आया। जैसे आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत के गृह सरकार में और ब्रिटिश हुकूमत के भारतीय सरकार में विशेष परिवर्तन की जरूरत पड़ी। जो ब्रिटिश हुकूमत के भारत का प्रशासन चलाने के लिए गृह सरकार में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, उसका उल्लेख 1858 के एक्ट में किया गया है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सुधार की जरूरत पड़ी, वह भारत परिषद अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत जाना गया। आप समझें, भारत परिषद अधिनियम क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इन सब पर हम अब धीरे धीरे आपसे चर्चा किए हुए हैं। आइए देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया। इस एक्ट के अनुसार सबसे पहली शर्त थी, पहले इसका धारा है, कंपनी का शासन समाप्त एवं ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत का शासन संभालना। अब कंपनी के शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश हुकूमत ताज जो है भारत का शासन संभाल ले। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई। आपने देखा था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, उनकी समाप्ति कर दी गई। उन्हें हटाकर ब्रिटिश संसद में एक नया सदस्य राज्य सचिव जोड़ दिया गया। आप देखें, अब भारत का शासन संभालने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत परिषद का गठन किया गया। और अगला पॉइंट है इसमें, भारत का शासन संभालने के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के एक्ट में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति 1858 के एक्ट में किया गया। अब फिर एक आपसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ बनता है, प्रथम राज्य सचिव चार्ल्स वुड थे। प्रथम राज्य सचिव कौन था? चार्ल्स वुड थे। ये प्रथम राज्य सचिव और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतिम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। अंतिम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रथम राज्य सचिव बनाए गए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 1858 के एक्ट के अनुसार प्रथम राज्य सचिव कौन था। ध्यान रखें। आइए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय बना। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का प्राय होता प्रतिनिधि। पहले आप देखते थे गवर्नर जनरल जो था प्रशासन चलाता था, भारतीय प्रशासन चलाता था। लेकिन अब जब वायसराय बना तो किसका प्रतिनिधि? ताज का प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि। जब क्राउन द्वारा कोई आदेश निर्देश आएगा तो जो उस आदेश निर्देश का पालन करेगा वह वायसराय कहलाएगा। पद एक ही रहेगा। क्राउन के आदेशों का पालन जब करेगा तो वायसराय कहलाएगा। जब अपने स्वविवेक से यहाँ कार्य करेगा तो वही गवर्नर जनरल कहलाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो वायसराय, मुझे उम्मीद है कि वायसराय और गवर्नर जनरल का अंतर आप समझ गए होंगे। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। इन पर राज्य सचिव का नियंत्रण था। वायसराय पर जो राज्य सचिव बनाए गए थे उनका नियंत्रण था। सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होने लगी। ये 1858 के एक्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए 1858 के एक्ट के बारे में आपने देखा जो परिवर्तन किए गए, गृह सरकार में परिवर्तन किए गए। गृह सरकार का प्राय है कि जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ भारत का हुकूमत चलाने के लिए ब्रिटिश में कार्यकारिणी परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, उसमें सुधार किया गया। वहाँ राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से वहाँ परिवर्तन किए गए। एक ही जगह से सुधार कर देने से प्रशासनिक व्यवस्था चलने वाली नहीं थी। अब जरूरत थी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सुधार करने की। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जब सुधार की जरूरत पड़ी
तो वहां से जब अधिनियम बनाया गया तो ये क्या है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम का मतलब वायसराय की काउंसिल में सुधार की जरूरत पड़ी। जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए, चूंकि ये जीएस का क्लास है तो जीएस के क्लास में हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करेंगे, ज्यादा लेंदी इसको ना बनाया जाए। 1861 के एक्ट में क्या बात की गई देखें। इस एक्ट के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक पांचवा सदस्य सम्मिलित किया गया। आपने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया था, विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले थे, आपने देखा था, उसमें अपूर्ण थे, उन्हीं को 1853 में पूर्ण कर दिया गया, 3 के स्थान पर चौथा सदस्य हो गया। लेकिन 1861 के जो एक काउंसिल एक्ट बनाया गया है, भारत परिषद एक्ट बनाया गया है, इसमें एक पांचवा सदस्य भी जोड़ दिया गया जो विधिवेत्ता था, यह भी विधिवेत्ता था। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हम महत्वपूर्ण देखें। इसी अधिनियम के तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। कार्य निष्पादन में विलंब होता था, अच्छे कार्य निष्पादन के लिए लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। आपसे प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। किस गवर्नर जनरल ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और किस गवर्नर जनरल किस एक्ट में विभागीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आइए देखें, और पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखें, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद के अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। जो 1861 का एक्ट था, गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह अध्यादेश 6 माह तक जारी रहेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा, अगला एक्ट देखें, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है, फिर इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सुधार की जरूरत पड़ी। क्यों सुधार की जरूरत पड़ी, आप देखें 1892 का जो दौर है, 1885 के बाद जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना होते ही आंदोलन की गतिविधियों को एक विशेष गति मिली। कांग्रेस द्वारा एक विशेष मांग की जाने लगी। कांग्रेस धीरे धीरे अपना उग्र स्वरूप पकड़ता जा रहा था। इसमें वैचारिक परिवर्तन होते जा रहे थे। उन्हीं वैचारिक परिवर्तनों के चलते वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन की गति को कम करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1892 की जरूरत पड़ी। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बात कर लें, ज़्यादा बिंदु इसमें जो खास हैं। इसमें विधान परिषद के कार्य रचना व शक्तियों पर चर्चा की गई है। विधान परिषद के कार्य कैसे हो, शक्तियां कैसे। आइए 2 बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति की बात की गई। जो 1892 का परिषद एक्ट है, इसमें सबसे पहली बार निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। क्योंकि क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस शामिल होना चाहता था। ठीक है, तो बात की गई, किंतु निर्वाचन शब्द का उल्लेख इस एक्ट में नहीं मिला है। महत्वपूर्ण बातें है। आंदोलन की गति को कम करने के लिए जब हम कांग्रेस आपको पढ़ाएंगे, कांग्रेस पर विशेष चर्चा करेंगे, इन सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल टू द पॉइंट बात किया जाए तो मुझे बेहतर लग रहा है। आइए दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। विधान मंडल के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। जो विधानमंडल के सदस्य थे उनको बजट पर विचार प्रकट करने के लिए बोलने का अधिकार दिया गया, किंतु मताधिकार नहीं दिया गया। ये इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ से आपके प्रश्न भी बनेंगे। प्रश्न जहाँ जहाँ हमने पॉइंट आउट किया है, जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, हम 10, 20, 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव, आप उसको देखिएगा। तब तक के लिए हम नमस्कार, धन्यवाद।